नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन का सेकेंड लास्ट डे था और अभी नामांकन के बाद अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकाल कर हमें दिया है, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, भाकपा माले के उम्मीदवार हैं डुमरांव विधानसभा से। हम इस वक्त बक्सर जिला में मौजूद हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगा, अपनी उम्मीदवारी, जो आपकी उम्मीदवारी है उसको लेकर और किस तरीके से ये गठबंधन बना। आप ये बताइए कि सीपीआई-एमएल ने जिस तरीके से इस बार यूथ को प्रमोट किया, बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिस पे मतलब उन्होंने यूथ को टिकट दिया, तो आप किस तरीके से देखते हैं और अपने गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं जो राजद कांग्रेस ने सब मिलकर इस बार बनाया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सीपीआई-एमएल ही एक ऐसी पार्टी है देश में जो युवाओं को प्रमोट करती है और वो वर्कर को टिकट देती है और देख करके कि कौन वर्कर जो है ज़्यादा मेहनती हैं काम करने में। तो ये सीपीआई-एमएल की खासियत है, ये इससे इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात जो आपने गठबंधन के लिए पूछा, तो ये गठबंधन सिर्फ किसी पार्टियों का गठबंधन नहीं है, बल्कि गठबंधन जो है जनता द्वारा बनाया हुआ गठबंधन है। जनता की इच्छा थी, लालसा थी, उनकी आकांक्षा थी। नीचे से हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं, किसानों मजदूरों के बीच में। नीचे से लोगों की इच्छा थी कि हम एक बड़ा गठबंधन बनाएं और ऊपर की पार्टियां जो अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समाज बटा हुआ है, उनमें एकता होगी तो समाज भी जुड़ जाएगा। और ये हुआ है दलित पिछड़े समाज के और प्रगतिशील लोगों की राजनीति करने वाली, नेतृत्व करने वाली पार्टियों का ये गठबंधन बना है और इसलिए ये गठबंधन सक्सेस है। और ये गठबंधन जो है माने अटूट है, वैचारिक तौर पर अटूट है ना। जैसा आपने कहा कि वैचारिक तौर पे अटूट है, लेकिन इस गठबंधन के बनने के बाद से पब्लिक डोमेन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं हर जगह पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जब छात्र संघ चुनाव होते थे या कोई भी आंदोलन होता था तो एक नारा मैं सुनता हूँ, चंदू के हत्यारों को एक धक्का और दो। क्या आपको लगता है कि इसके बाद उस नारे की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी या शायद वो नारा ही लगना बंद हो जाए? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि इधर ही मैं ललन टॉप के एक इंटरव्यू में कन्हैया को बहुत सॉफ्ट होते देखा था इन चीज़ों के प्रति, पप्पू यादव को लेके वो अजीत सरकार मर्डर केस पे भी नरम दिखे। तो मतलब क्या ऐसा हो रहा है वामपंथ में कि आप लोगों ने ये स्वीकारना शुरू कर दिया है कि जिसको आप हीरो बना के इस चंदू को आपने हमेशा पेश किया है, अब कहीं ना कहीं जिन पर उनके हत्या का आरोप है उनसे ये हाथ मिलाना पड़ रहा है? क्या ये स्थिति बनती जा रही है देश में? देखिए, चंदू हमारा हीरो था, है और आजीवन रहेगा। हाँ, हम चंदू के रास्ते पे ही चल रहे हैं। अगर आज हमारे जैसे युवा पीएचडी करने के बाद अगर लेक्चरशिप की नौकरी नहीं करके गांव की राजनीति में आ रहे हैं तो वो चंदू की देन है। क्योंकि चंदू ने कहा था कि लौटो अपने जड़ों की ओर, तुम पर इनका कर्ज है, समाज को लौटाना ही होगा। ये देश का एकमात्र युवा जिसने चंदू कहा था। तो चंदू हमारे जिगर में है, दिल में है। चंदू मर नहीं सकता है, वो जिंदा है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है, चंदू भी आज अगर होते तो वो यहीं खड़े होते। चूँकि हम दरअसल होता क्या है ना कि कुछ लोग वामपंथ को यथास्थितिवादी मान लिए हैं। ऐसा नहीं है, हम यथास्थितिवादी नहीं हैं, हम गति के साथ चलते हैं और ये गति यही है। आज समाज गतिशील है, आज का खतरा हम देखते हैं। कभी भी जब भी आपको सोसाइटी में देखना है तो उस समय आपकी लड़ाई किससे होनी है तय करना होता है। और ज़िंदगी में 1000 शत्रु नहीं होते हैं। आप तभी जीतिएगा जब आपका एक शत्रु होगा और लड़ाई का आपका निशाना जो है मछली की आंख पर होगा, जैसे अर्जुन का था, तो सीधा होना चाहिए। तो इस समय की लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस ने न सिर्फ संवैधानिक ढांचे को ख़त्म किया है बल्कि पूरे के पूरे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। अगर इस बार हम एकताबद्ध नहीं होते हैं, एकजुट नहीं, तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। और संविधान ही जब खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी, मनवाद एस्टेब्लिश, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए अभी इसको बचाना है। चंदू के हत्यारे को हम भूल सकते हैं और नहीं चंदू की हत्या को। मतलब आपका कहना है कि वक्त की मांग ये है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक है उसके खिलाफ लामबंद होना जरूरी है? बिल्कुल, हमेशा से यही होता है। जो ये करते हैं वही जीतते हैं। वक्त की यही मांग है, ये वक्त की पुकार है। ये गठबंधन ये किसी सत्ता को पा लेने की लालसा के तहत बनाया हुआ गठबंधन नहीं है। आप गांव में जाइए, जनता से पूछिए, ये जनता का गठबंधन है। एक तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरह के लोग जो गाँव में रहते हैं, ये उनकी आकांक्षा के फलस्वरूप ये एकता हुई है। एक चीज़ फिर भी बहुत ज़्यादा हैरान करती है कि प्रोग्रेसिव जो तबका है, प्रोग्रेसिव जो मीडिया है, लगातार वो वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें ला के उसको कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन आज भी जब मैं बिहार के किसी गांव में जब घूमता हूँ, मैं बाढ़ के टाइम में सीमांचल गया था, मिथिलांचल गया था, वहाँ पर भी लोगों से बात की और भी कई जगहों पे लोगों से बात किया, तो उनको अब भी क्यों लगता है
कि बीजेपी में कोई एक हीरो है जो देश को बहुत आगे लेकर जा सकता है। आखिर कहाँ, मतलब सब कुछ में पीछे धकेल देने के बाद भी बीजेपी आज क्यों लोगों की पसंद बनती जा रही है, ये एक फैक्ट है। कहीं ना कहीं जनता गुमराह हुई है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस चुनाव में ये छटा जो वो बनी है आप लोग हटाने की कोशिश करेंगे? दरअसल मोदी अभी हिटलर नहीं बना और मोदी के हिटलर बनने का आप इंतजार कीजिए बस। कहने का मतलब कि जब वो जीत रहे हैं तब इतना ज्यादा हो रहा है, और अगर वो हारने लगेंगे तो शायद और ज्यादा हिटलर होगा। हिटलर कब हारा था? वही तो मैं कह रहा हूं कि मोदी अभी तक हिटलर नहीं हुआ है, अभी चलेगा हिटलर, लेकिन होना है एक दिन। मतलब हिटलर की अंत जिस तरीके से हुई थी वही होना है, और देखिएगा होगा। और जर्मनी की तरह भारत जो है कभी भी इस शख्स को याद नहीं करेगा, और जब याद करेगा तो बहुत अपनी बुरे दौर को याद करते हुए इस आदमी को याद करेगा निश्चित तौर पर। आपके विधानसभा पर आने से पहले एक और सवाल को मैं जोड़ लेता हूं। महागठबंधन जो बना उसमें सबसे बड़ी पार्टी राजद है, और राजद के घोषणा पत्र में एक चीज़ ये है कि वो आते ही 10 लाख लोगों को नौकरियां देगी, 6 महीने के अंदर मतलब सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। लेफ्ट का जो अपना एक इतिहास रहा है और एक जो अपना नेचर रहा है हमेशा रेसिस्टेंस का, वो सत्ता में रहे ना रहे, वो किस पायदान पे खड़ी रहे मतलब नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पे जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर लड़ता है वो लेफ्ट है। अगर ऐसा होता है कि 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, राजद का जो घोषणा पत्र है सरकारी नौकरियों को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, रोजगार को लेकर, अगर वहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव अगर नहीं दिखता है तो एक गठबंधन में आप भी शामिल होने के चलते, एक घटक दल होने के चलते, क्या आप उनके साथ जाएंगे, या जो आप कह रहे हैं कि जनता के साथ कमिटमेंट है, आप वहाँ पे भी रेसिस्टेंस सत्ता में रहकर दिखाएंगे? नहीं, देखिए मैंने शुरू में कहा कि हम लोग यथास्थितिवादी नहीं हैं। वक्त में समय में जो होगा उसको उस समय देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग का तो 19 टिकट है CPI-ML का तो हम लोग का CM तो बनेगा नहीं। नहीं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप इसका जवाब देंगे, जनता नहीं पूछेगी, जनता नहीं, ये जवाब अभी आपको शायद देना चाहिए कि अगर उस समय अगर राजद उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाती है, सबसे बड़ी पार्टी होगी, मंत्रिमंडल में आपके भी लोग हो सकते हैं, तो अगर वो नहीं पूरा कर पाती है या फिर बहुत स्लो प्रोसेस चलता है, तो क्या एक एटलीस्ट एक प्रेशर रूप में आप वहाँ काम करेंगे, एक रेसिस्टेंस सामने से आकर दिखाएंगे? ये आपसे उम्मीद की जाती है, लेफ्ट का नेचर है, बताना पड़ेगा आपको। भविष्यवक्ता मोदी है, हम भविष्यवक्ता नहीं। उस समय बताएंगे आपको। अभी जो है अभी लड़ाई है, और बिल्कुल साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे, और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की लड़ाई होगी। लेकिन वो भविष्य में क्या होगा वो उस समय तय होगा ना, अभी ये तय करने का वक्त नहीं है। आप आरा से हैं, आरा के जगदीशपुर से हैं। जब मैं वहाँ पे कुछ लोगों से पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, जब आप नॉमिनेशन कर रहे थे, तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि अरे अपने यहाँ का जब विधायक होगा तो उसके साथ जाके मिल भी सकते हैं कि ये आदमी जीतेगा तो फिर अपने यहाँ चला जाएगा। तो ये एक मैसेज अगर ट्रांसमिट हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर लोगों तक ये पहुँच रहा है या लोगों को लग रहा है, तो क्या आरा ये बक्सर की मतलब डुमरांव की जनता के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, अगर ये चीज़ अगर कहीं ना कहीं फैल रही है? ये बहुत हास्यास्पद है। एक भोजपुरी आदमी भोजपुरियों के लिए बाहरी कैसे हो सकता है? भाषा है क्या? एक नहर की दीवार हमको अलग कर सकती है? मेरे गांव में और बक्सर में एक नहर है बीच में, तो क्या मैं बाहरी हो गया? मात्र एक नहर है। ये परसेप्शन मेरा नहीं है, नहीं, मैं ये परसेप्शन मेरा नहीं है। हाँ, परसेप्शन पर उनको ही मैं कह रहा हूँ। भागलपुर का सांसद बक्सर का है ना, जो भोजपुरिया भी नहीं है और जिसका यहाँ कुछ नहीं है। सहरसा के लोग, एक आदमी को आरा के लोगों ने सांसद बनाया। यहाँ का मनोज तिवारी दिल्ली का सांसद है। फिर मेरे घर और इस जिले के बीच में तो एक नहर है, और तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है, जनता के बीच में कोई नहीं है। आपको बता दें, हमारा पूरा गांव में, मेरे गांव में जाइएगा आप तो 80% लोगों की रिश्तेदारी इन्हीं इलाकों में है जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं बाहरी कैसे हूँ? यहाँ पे कहीं हमारी नानी है, कहीं मामी है, कहीं मौसी है, कहीं मौसा है, कहीं बुआ है, कहीं बहन है। आप कह रहे हैं कि बाहरी। ये सब गलत आरोप लोग लगाते रहते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये नहीं, ये लोग जनता में भी नहीं है। एक आध लोग होंगे जो पॉलिटिकली बायस्ड होंगे, वो अपने उठा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जहां लोगों को लगता है कि शायद पोस्ट पोल सरकार बने, पोस्ट पोल किसी का गठबंधन इधर उधर होगा। आपको क्या लगता है कि क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, संभावनाएं आपकी कहीं ज्यादा बेहतर है? देखिए, पोस्ट पोल तो नीतीश जी जाते हैं, चिराग जी जाते हैं हम लोग नहीं जाते। हम लोग कमिटेड आदमी हैं,
और लेफ्ट कभी भी जब कमिटमेंट करता है तो तोड़ता नहीं। मतलब प्री पोल में निपटा देंगे, पोस्ट पोल की जरूरत ही नहीं आएगी इस विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, नीतीश कुमार निपट चुके हैं, उनको तो बीजेपी खुद और एलजेपी निपटा दिया है। हम तो निपटा ही रहे हैं, उन्हीं लोगों ने निपटा दिया है। तो नहीं नहीं, मैं नीतीश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्ट पोल सरकार बनने की बात हो रही है, क्या उसकी नौबत ही नहीं आएगी? महागठबंधन 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो पहले ही पार कर लेगी। नहीं, महागठबंधन तो पूर्ण बहुमत से आ रहा है, पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जनता के बीच में ये हलचल है बदलाव का भाई, सरकार हर हाल में बदलेगी, नीतीश कुमार को लोग नहीं देखना चाहते। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को हारना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका सहयोगी भी नहीं चाहता कि नीतीश कुमार जीते, तो वो तो सरकार जाएगी, गारंटी है। अब आपके विधानसभा पर आते हैं, यहाँ पे मतलब क्या संभावनाएं हैं, क्या चीज़ यहाँ पे है जहाँ पे बहुत बेहतर किया जा सकता है, और इससे पहले जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या फिर जो सिटिंग जो विधायक हैं या जो पिछले समय से जो रहे 15 साल से 20 साल से, मतलब क्या बेहतर किया जा सकता है यहाँ? यहाँ बहुत असीम संभावना है, न सिर्फ डुमरांव में बल्कि पूरे इस इलाके में। शाहाबाद एक पहले जिला हुआ करता था जो कट करके 4 जिलों में बट गया। ये लोग कह रहे हैं ना कि बाहरी, तो कुछ दिन पहले एक ही जिला था। अब जैसे एक घर होता है तो उसके 4 बेटे होते हैं, 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उसमें क्या कोई बाहरी हो जाता है? तो ये 4 जिला हुआ शाहाबाद जिला से निकल करके, आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो इन चारों जिलों में असीम संभावना है। आपको पता है, अब रोहतास में बहुत ज़बरदस्त जो है आप पर्यटन की को बढ़ावा दे सकते हैं। पहाड़े हैं, झरने हैं, आपको नहीं पता होगा, आप जाते हैं बहुत दूर दूर झरना देखने। नहीं नहीं, मैं घूमा हूँ और इस बार भी मेरा प्लान है कि आप घूमे ना, लेकिन सरकार ने क्या किया है वहाँ? कुछ भी नहीं किया। अगर करते तो वहाँ से बहुत सारे आपको राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी। ठीक उसी तरीके से डुमरांव में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि यहाँ कारखाने हुआ करते थे जिसको बंद कर दिया गया, उन कारखानों को पुनः चालू रीओपन किया जा सकता है। और ये ज़रूरी है नौजवानों के लिए, हमारे रोजगार के लिए। आज सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे ज़िंदगी का? नौजवानों का रोजगार। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरियाँ नहीं मिली। तो आज तो वहीं रोजगार की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हो सकता है। आपको यहाँ खेती की ज़मीन बेहतरीन है, आप यहाँ खेती हो सकती है। यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ एक ही सरकारी कॉलेजेस हैं, यहाँ कॉलेज खोल सकते हैं। बाकी एजुकेशन और हेल्थ के लिए तो काम करने की ज़रूरत सब जगह है, हर क्षेत्र में जगह है। तो हम अगर डुमरांव का रिप्रेजेंटेशन कोई करेगा, और एक बात मैं आपसे देना चाहता हूँ, देखिए रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई बनता है, और जनता के लिए भी, हम लोग रोज़ कहते हैं जनता के बीच में जाते हैं, तो आप जब अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं किसी को, तो वो जनप्रतिनिधि की भूमिका में होना चाहिए। मतलब यह है कि कोई भी एमएलए किसी भी क्षेत्र में अपने प्राइमरी स्कूलों को देखने नहीं जाता है, अपने उच्च विद्यालयों को, कॉलेजों को देखने नहीं जाता, अस्पतालों को देखने नहीं जाता है। आप यहाँ चले जाइए अनुमंडलीय अस्पताल में, लोगों ने कहा, मैंने देखा भी, बहुत बदहाल है, कोई कुछ भी ढंग का नहीं है। तो ये सारे इशू हैं डुमरांव के, जिसको ठीक किया जाएगा, और हम लोग करेंगे, जनता के साथ मिल के करेंगे। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और ऐसे ही पता कर रहा था कि क्या आपके यहाँ कोई नकदी फसल उपजाई जाती है या उपजाई जाती थी, तो उन्होंने कहा कि गन्ना हमारे यहाँ ठीक ठाक उत्पादन हुआ करता था। और कई जगह पे बिहार में हमने ये देखा है कि जहाँ पे नकदी फसलें अच्छी होती थी, किसानों को ये लगता है कि अगर उनके लिए स्थिति बेहतर की जाए, उनसे अगर कोई खरीदने वाला मिल जाए, या फिर अगर मिल बना दिया जाए, मतलब मिल सारी अगर चालू कर दी जाए, तो फिर उनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया होता है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्राइवेट मिलों, मतलब जो मिल होता है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को अपेक्षित फ़ायदा नहीं होता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि वो मिल को बंद कर देते हैं, अब बर्बाद होता है किसान। तो इस जो नकदी फसलों का जो खासकर जो पूरा एक कारोबार एक है, उसको किस तरीके से आप यहाँ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, खासकर कृषि क्षेत्र में और बेहतर तरीके से उसको थोड़ा? देखिए, इसके लिए पूरा का पूरा फुटप्रिंट है। हमने शुरू से ही मांग उठाया कि पंचायत स्तर पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज बने। हम लोग उत्पादन जरूर करते हैं, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हमारे गांव में भी और इस इलाके में प्याज भी होता है, गोभी की फसल भी खूब होती है, और खूब खेती होती है, सब्जियों की खेती खूब होती है। ईख की भी खेती होती थी, अब तो नहीं होती, लेकिन सब्जियों की खेती खूब होती है। लेकिन उसका भंडारण नहीं है, उसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मान लीजिए हमारे यहाँ आलू खूब हो गया, मान लीजिए प्याज खूब हो गया, जब हम प्याज बेचते हैं तो 5 रुपये किलो बेचते हैं, आज जब हम प्याज खरीदते हैं तो 50 रुपये किलो खरीदते हैं। तो ये तो पूरे देश के लिए एक तरीके की बहुत खतरनाक बात है, किसानों के खिलाफ है। तो हम तो किसानों के सवाल को लेकर के लगातार ही लड़ते हैं। निश्चित तौर पे कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, मंडियां होनी चाहिए। सरकार तो मंडियों को ख़त्म कर रही है, पूरे के पूरे देश के अंदर मंडियों को ख़त्म कर दिया गया है, और हम मंडियों का डिमांड कर रहे हैं। तो बिल्कुल मंडी होनी चाहिए, और किसानों को और इन फसलों का के सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था जो है संपूर्ण होनी चाहिए, ये हमारा एजेंडा है।
जिस कोल्ड स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं वो अडानी साहब ने बनाकर तैयार कर लिया है। हाँ, तो अडानी ने तो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोर बना दिया है, लेकिन हम अडानी के कोल्ड स्टोर को एक दिन जनता खड़ी होगी और तोड़ दिया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा और इतिहास उसको याद रखेगा और आने वाला वक्त में उसको जरूर तोड़ा जाएगा और लोग तोड़ेंगे, कोई एमएलए नहीं तोड़ेगा। एक चीज़ बड़ी चुनौती है कि बिहार के जो खासकर किसान हैं वो शायद इतने जागरूक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो उतने जागरूक नहीं है क्योंकि उनकी खेती किसानी को पहले ही बर्बाद कर दिया गया है। तो उनको ये नहीं पता है कि जब एक खुला बाजार हो जाएगा तो फिर इसके क्या नुकसान हैं। सरकार ने पहले से ही कई जगह पे ये सिफारिश भी भेजा गया कि आप अब एमएसपी पे मत खरीदिए। बिहार में ऐसी स्थिति है, गेहूँ 1% गेहूँ भी यहाँ पे एमएसपी पे नहीं खरीदा गया। यहाँ पे मक्का है जो सबका सब बर्बाद हो गया, आधे दाम पे लोगों ने बेचा और जिनका वो भी नहीं बिका उनका सड़ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं और लगातार सरकार जो योजनाएं लाकर बिल लाकर जो गुमराह करती है, एक दिमाग में ये चीज़ें आती है कि जो भी खासकर जो अखबार है जो मीडिया है वो इस तरीके से सब कुछ प्रायोजित करती है कि जो सबसे कमज़ोर जो तबका है, ठीक है, और एक जो रेसिस्ट जो कर रहा है, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के सामने उसको ही दोषी बना दिया जाता है और एक आम इंसान जो है उसी से दुश्मनी कर बैठता है। तो आगे कुछ सोचते हैं कि इस बारे में थोड़ा सा एक बेहतर चीज़ें लेकर आएंगे ताकि एक आम जनता को हर चीज़ की बेहतर समझ हो। देखिए, मेजॉरिटी जो है और तो मेजॉरिटी का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है ना। श्रम का इस्तेमाल सरकार सिर्फ जो है मस्जिद बनाने, मंदिर बनाने, मस्जिद तोड़ने में कर रही है। उस श्रम का इस्तेमाल इस देश में खेती के लिए हुआ ही नहीं कभी, और सरकारों ने गहरी साजिश के तहत यहाँ की खेती को बर्बाद किया है और किसानों को भी बर्बाद किया है। यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कई तरह के आडंबरों के नाम पर जो है किसानों को बांट दिया गया। किसानों का ये एहसास खत्म कर दिया गया है कि वो किसान है, इसलिए वो खेती के बारे में नहीं सोच करके अन्य सवालों के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के किसान जागरूक नहीं है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, गलत होगा। यहाँ के किसान जागरूक हैं। आप याद करिए, जितने भी इस देश के अंदर बड़े बड़े किसानों के आंदोलन हुए उसमें ये इलाका, शाहाबाद का इलाका नंबर 1 रहा। या आज़ादी के आंदोलन में ये इलाका सबसे आगे रहा है। इसलिए किसान जागरूक नहीं है, ये गलत बात है। किसान यहाँ के बहुत जागरूक हैं। थोड़ा सा सरकारों ने कालांतर में भ्रम जो पैदा किया हुआ है, उस भ्रम ने एक थोड़ी सी हल्की जो धुआं जो है, कुहासा जो है वो है, लेकिन वो छटेगा। शायद उसी धुंध को नहीं देख पा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि यही चीज़ें बिहार की जनता को एक निचले तबके तक पहुंचाना ज़रूरी है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, सरकार आपके साथ क्या गलत कर रही है। तो ये चीज़ें क्लियर करने का क्या मतलब है? देखो, इसीलिए तो पीएचडी छोड़ के गाँव में है, इसीलिए छोड़ के, और हम यही अपील कर रहे हैं कि आप भी आइए। जड़ों में लौटना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए हम पढ़ रहे हैं तो हम जर्मनी को पढ़ते हैं, फ्रांस को पढ़ते हैं, जापान को पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं, रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, चाइनीज़ रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि समाज बदलता है कैसे। गांव के किसान तो नहीं समझ पाते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति आ गई है, एजुकेशन को ही अपने तरफ से बदल दिया गया है ना। अब तो वीर सावरकर को वीर पढ़ाने वाली पॉलिसी आ गई है और भगत सिंह को एक जो अलग तरीके से, तो ये सब गलत है। हम लोग इसीलिए हैं और हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी पॉलिटिक्स में आएंगे। और ये अच्छी बात है कि पार्टियों ने युवाओं पर भरोसा करना शुरू किया है। इससे युवाओं में पॉलिटिक्स को लेकर के इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि युवा और राजनीति में आएंगे। और जब युवा राजनीति में आएगा तो राजनीति बदलेगा, निश्चित तौर पर बदलेगा। और ये राजनीति का बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। तो अंतिम में ये भी बता दीजिए कि मतलब अपनी सीट को लेकर यहाँ पे क्या संभावनाएं देख रहे हैं? सीट की संभावना की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी लड़ाई है, लोग हम लोग के सपोर्ट में मैं है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो सिटिंग जो विधायक हैं एनडीए के, उनका टिकट कटा है। टिकट तो बहुत लोगों का कटता है, हाँ, तो टिकट जनता काटती है तब सही में टिकट कटता है, तो वो 10 तारीख को पता चला। और खबर ये भी है कि जनता ने ही कहीं काटा है तभी जाकर कटा है। नहीं, जनता तो 10 को काटेगी, 10 तक तो वो रहेंगे। 10 को जनता टिकट काट देगी, 10 को नहीं 28 को ही काट देगी। रिजल्ट 10 को आएगा तो 28 को जनता टिकट काटेगी और हम लोग को जनता से उम्मीद अपील करेंगे कि आप टिकट काटिए, ये अपील चल रहा है। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अजय कुशवाहा जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हैं और कई चीज़ों पे जो भी घोषणा पत्र है महागठबंधन के या फिर अपनी तरफ से भी डुमरांव विधानसभा को लेकर इनकी क्या ब्लूप्रिंट्स है, कौन कौन से मुद्दे पे ये काम करना चाहेंगे, उस पर बहुत मुखरता से बात। किसी तरीके से और भी उम्मीदवारों का इंटरव्यू हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे बिहार मेल। बहुत बहुत धन्यवाद।